नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव की, क्योंकि एक बहुत बड़ा आंकड़ा आया है। वो आंकड़ा है लगभग 91 लाख वोटर्स का। 91 लाख वोटर्स को एसआईआर में, मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है। ये फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो बाहर आ चुकी है, और इस फाइनल लिस्ट के बाहर आने के बाद अब चुनाव लॉक हो गए हैं। अब जितने मतदाता इस सूची के अंदर हैं वही वोट डालेंगे। लगभग 91 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं। वो जिले कौन कौन से हैं जहां पर ये नाम कटे हैं वो हम आपको बताएंगे। इसका चुनाव पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ये हम आपको बताएंगे। मेरा ये मानना है कि एसआईआर के चलते पश्चिम बंगाल में चुनाव में हार और जीत दोनों हो सकती है, क्योंकि एसआईआर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने जा रहा है। इसीलिए ममता बनर्जी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही हैं, चिल्ला रही हैं, और ये भी कह रही हैं कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी के इशारे पर काम करता है। अब एसआईआर में क्या है, एसआईआर का मतलब क्या है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले लोग कौन से हैं, क्योंकि बिहार में हमने देखा जो जिनकी मौत हो गई, जो शिफ्ट हो गए या डुप्लीकेट वोटर्स, उनके नाम कटे गए। लेकिन बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्यों, इसी विषय को बहुत अच्छे से स्टडी किया है मैट्राइस के संस्थापक मनोज कुमार सिंह जी ने। उनसे बात करेंगे, उनके ओपिनियन पोल के बारे में समझेंगे। ये भी समझेंगे कि पिछली बार जो 10% का वोट का डिफरेंस था, वो डिफरेंस अब 2% का रह गया है तृणमूल कांग्रेस के गठबंधन और बीजेपी के गठबंधन यानी एनडीए के बीच, यानी बीजेपी के बीच। क्योंकि वहां तो बीजेपी का कोई बहुत बड़ा जो है सहयोगी तो है नहीं। एकाध पॉलिटिकल पार्टी छोटी मोटी उनके साथ चुनाव लड़ती है। तो इस चुनाव में एसआईआर कैसे इंपैक्ट डालेगा, ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, दिल्ली की तरफ कैसे है ये चुनाव, इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ मनोज कुमार सिंह जी है, संस्थापक है मेट्राइस के। मनोज भाई, मैंने आपका दिखाया। सबसे पहले ये बता दूं कि आपने मेरे साथ जितने ओपिनियन और एग्जिट पोल किए हैं वो सभी सही निकले हैं, 100% जी। सटीक। चाहे हमने जी में जी उसको किया हंड हो, चाहे हमने इंडिया टीवी में किया हो, चाहे उसको लाइव टाइम्स में किया हो। तो आपने टीएमसी को 140 से 160 सीटें दी हैं, बीजेपी को 130 से 140 सीटें दी हैं, अदर्स को 8 से 16 सीटें दी हैं। 148 का मैजिक फिगर है। ऐसे में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। आपको याद होगा पिछली बार टीएमसी और बीजेपी के बीच का जो वोट डिफरेंस था वो 10% का था। इस बार मात्र 2% रह गया है। टीएमसी कम हो रही है, भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। क्या मानते हैं ये तो उसी तरीके का है जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ था? दीपक जी, बंगाल को समझने के लिए बंगाली होना बहुत जरूरी है, बंगाल में रहना जरूरी है, और बंगाल के लोगों की भावना को समझना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने लगातार बंगाल गए, लोगों के बीच में थे। फिर हम लोगों ने ये भी पता करने की कोशिश की कि एसआईआर में क्या हो सकता है, कौन ऐसे वोटर हैं जो नहीं जिनका नाम जुड़ पा रहा है, और उसमें त्रुटियां क्या हैं। तो बहुत लोगों ने बोला कि भाई कोई छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक के कारण इस तरह के नाम नहीं जुड़े। लेकिन कहाँ पे ये आकर गड़बड़ियां है, छोटा सा कौन सा मिस्टेक था। यदि उसके आधार में कुछ अलग नाम था, उसका टाइटल कुछ अलग था, और उनके वोटर लिस्ट में वो था, और वो भी पोल होता था। ये वो लोग हैं, मैं बार बार पिछले 6 महीने से सारे न्यूज चैनलों पे मैंने बोला कि जो आप लोग कहते हैं कि बांग्लादेशी नहीं पकड़े जा रहे हैं, आप इनको नहीं हटा जा रहे हैं। 3,000 कोई 7,000 अपनी सरकार की उपलब्धियों को बता रहा कि हमने यहाँ से बांग्लादेशी को बाहर निकाला। लेकिन दीपक जी, आज मैं फिर बोल रहा हूं कि इस चुनाव के बाद एक बड़े संख्या में बांग्लादेशियों को भारत से बाहर में करने का एक आधार मिला है। कैसे? ये वो लोग हैं जो 68 लाख लोगों का जो नहीं पता चला था कि ये कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश से आकर भारत में अपना परिचय पत्र बनवाया, आधार के रूप में या वोटर आईडी के रूप में, या कह लीजिए कि जन्म प्रमाण पत्र भी बंगाल में बनाया उनका। और वहां बनाकर उनको पता था कि बंगाल में कोई रोजगार है नहीं। तो दीपक जी यहाँ आए, दिल्ली आए, बम्बे आए, और बहुत सारे वैसे जगहों पे गए जहां पे रोजगार उनको मिला। अब क्या था कि ये सारे जो थे, या तो पहले कम्युनिस्ट के रूप में था, कांग्रेस के रूप में था, और अब टीएमसी के रूप में, ये इन लोगों को पता है कि ये बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, और इनका यहाँ पे आधार बना, और ये वोटर लिस्ट में नाम लें, और ये जब वोट करेंगे तो हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। लगातार उनको बुलाया जा रहा है कि भाई आप आइए, अपना वोट डालिए, या अपना वोटर आईडी ठीक करवाइए। लेकिन ये लोग आ क्यों नहीं रहे हैं?
आ इसलिए नहीं रहे लोग, उनको एक मन में डर ये समाया हुआ है कि यदि मैं वहां आया और मेरा परिचय पता चल गया और मुझे पता चल गया कि मैं बांग्लादेश हूं, तो मुझे बाहर भेज दिया जाएगा। तो ये लोग वापस। दीपक जी, आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, जब हम लोग पत्रकारिता के बारे में सोचे भी नहीं थे तब से। बंगाल का आपको याद होगा कि यदि ट्राम का 5 पैसे का भाड़ा बढ़ जाता था तो पूरे बंगाल बंद हो जाता था और आग लोग लग जाती थी। मैंने एकदम 25 पैसे में ये दो बंग पैसे भी वापस मांगते थे वहां पे। हाँ, ये स्थिति बनी रहती थी। आज 68 लाख लोगों का नाम कटा, कितने लोग रोड पे आ रहे हैं? रोड पे कौन आ रहा है? जिनका नाम जुड़ा हुआ है, और वो उनके लिए लड़ रहे हैं कि जिनका नाम नहीं उसमें जुड़ा हुआ है। ये आंदोलन का वहां का वो रूपरेखा है। लेकिन केंद्र सरकार इस बार सीरियस है। जो पिछली गलतियां हुई थी चुनाव के समय, कि भाई वहां पे हिंसा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरे, बूथ छोड़कर भागे, जिससे क्या हुआ कि 12 बजते बजते भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मतदान के अंदर थे उनके एजेंट, वो सब खाली कर चुके थे, और टीएमसी को एक मौका मिला और वो 1 घंटे का पोल अपने लिए करवा लिया। और एक, जो कहा जाता है कि एक ईवीएम मशीन में 100 वोट डाले जाते थे, तो एक विधानसभा में करीब करीब 25,000 से लेके 32,000 वोटों का डिफरेंस हो गया। अब आए हम लोग आ जाए वोट परसेंटेज में, चलिए ये तो वोट नेचर हमने बता दिया। 10% का जो वोट है, ये पूरे बंगाल को यदि आप देखेंगे तो उसमें से सिर्फ 6 जिले ऐसे हैं जहां से टीएमसी को इतना बड़ा गैप मिला है। हुआ क्या है कि यदि 10% हमारा जीत के बाद का जो वोट परसेंटेज होता है, यदि एक एरिया में जीत रहे हैं, 1.5 लाख 2 लाख के मार्जिन से जीत रहे हैं, तो वो हमारे लिए बेकार वोट होता है वोट परसेंटेज के हिसाब से। विनर आपको एक वोट से भी हो सकता है, 10 वोट से भी हो सकता है। लेकिन इतने लंबे मार्जिन लेकर वो जीते, और कहाँ जीते भाई? वो 5 ऐसे वो जिले जीते जहां मुस्लिम एरिया था। तो ये वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी उसके अंदर में गैप बढ़ गया। अब आते हैं कि एसआईआर में तो भाई जो नाम कटा है वो 90,87,000 कुछ वोट नाम कट चुके हैं। लगभग लगभग ये माना जा रहा है कि हर विधानसभा में, यदि पूरे विधानसभा को देखा जाए तो 20,000 के करीब देखा जा सकता है कि वोट के नाम कटे हुए। भारतीय जनता पार्टी जो फर्स्ट फेज का 157 सीटों पे होने वाला है, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना बेस वाला है, और यहाँ पे उसकी पिछली बार भी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था, लेकिन टीएमसी का भी बहुत बुरा नहीं हुआ था। मेरा मानना है कि यहाँ पे टीएमसी का इस बार काफी बुरा होगा। होने के पीछे का कारण मुझे लग रहा है कि एसआईआर में जो नाम कटे हैं, और उस नाम कटने से सबसे ज्यादा जिसको इफेक्ट करेगा वो टीएमसी को करेगा। तो मेरा अपना मानना है कि फर्स्ट पेज के इलेक्शन में बीजेपी की काफी अच्छी वहां से संख्या आ सकती है। यदि नाम कटेगा तो ये और बेहतर होगा। सेकेंड फेज कौन सा भाई? टीएमसी का वहां पे है जहां पे मुस्लिम वोटर ज्यादा है, और वहां पे जब नाम कट जाए, जैसे मुर्शिदाबाद का ले लीजिए, मुर्शिदाबाद में 22 सीटों में से 2 ही सीट जीत कर आई थी। मालदा में सीट लेकर चलिए, तो यहाँ पे सीटें कम थी, लेकिन आप मार्जिनल जब जाएंगे जो वोट कटा और उसके और अभी के हिसाब से मिलाकर देखिएगा, तो लगेगा कि आपको 6-7 सीटों या 8 सीटों का यहाँ पे बढ़ोतरी हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी यदि इन जगहों पे आकर इस तरह से परफॉर्मेंस करेगी तो जरूर बेहतर होगा। दूसरी बात दीपक जी की, आखिर भारतीय जनता पार्टी को उन मुस्लिम एरिया से वोट लेने की क्या जरूरत है? मैं कहता हूं कोई जरूरत नहीं। यदि टीएमसी का वहां से 77 78 75 सीट आ रही है जहां पे वो खड़ी है, आप उस पे मत फोकस कीजिए। आप जो कलकत्ता, ग्रेटर कलकत्ता है, जिसको प्रेसिडेंशियल कलकत्ता कहा जाता है, जहां पे 105 सीटें हैं, जहां से टीएमसी 90 सीटें जीत कर आती थी, और वो जगह ये पे जहां पे बंगाल के सबसे पढ़े लिखे संभ्रांत लोग रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं, लेकिन वोट मारने से वो डरते हैं। ओवरऑल बंगाल का वोट परसेंटेज आप देखेंगे तो करीब करीब 80-82% है। लेकिन यदि आप वही जाएंगे कलकत्ता प्रेसिडेंशियल में, तो देखेंगे कि वो वोट परसेंटेज 62%, 68% तक है। यानी कि यहां पर बीजेपी का वोट पोल को बढ़ाना होगा। और पिछली बार हुआ क्या था? ये इस तरह का भय बनाया गया वहां पे कि भाई जो भी आएगा वोट देने, उसको हम चुनाव के बाद देख लेंगे। इस बार जो इलेक्शन कमीशन है वो भी सीरियस है, सुप्रीम कोर्ट का अपना मॉनिटरिंग चल रहा है, तो लोगों में थोड़ा सा भय कम हुआ है, उनको लग रहा है कि हम सरकार चेंज कर लेंगे। आज तो और जब इलेक्शन ये मन कमीशन में ने ट्वीट किया है कि बिल्कुल भयमुक्त चुनाव होगा। आज इलेक्शन कमीशन का जी, स्पेसिफिक ट्वीट है जिस पर टीएमसी हाँ नाराज है। और हमको ये बात बहुत अच्छी जी, तरह पता है कि राजनीतिक हिंसा बंगाल की एक परंपरा रही है।
चुनाव पूर्व की हिंसा और चुनाव बाद की हिंसा और 5 साल की दबंगाई जो भी सत्ताधारी दल रहता है, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। लेकिन मैं यहां पर आना चाहता हूं एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट पे एक बार फिर से, मनोज भाई। एसआईआर हम्म। ड्राफ्ट लिस्ट से हटे थे 63 लाख नाम, आपत्तियों के बाद हटे 27 लाख नाम। ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले हैं। तो ये क्या 27 लाख के 27 लाख वो हैं जो मुस्लिम हैं? क्योंकि हिंदू मुसलमान कुछ तो पता नहीं लगा है, लेकिन इसका निष्कर्ष किस आधार पर निकाला जाता है? मुर्शिदाबाद में 4.55 लाख, उत्तर 24 परगना में 3.25 लाख, मालदा में 2.39 लाख, दक्षिण 24 परगना में 2.22 लाख, नादिया में 2.39 लाख। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो मुस्लिम बहुल है वहां के वोट कटे हैं, ज्यादातर मुसलमानों के वोट कटे हैं, और ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। एकदम 100% दीपक जी। आप मुर्शिदाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश का बॉर्डर है। आप मुर्शिदाबाद जाएंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि मैं बांग्लादेश में हूं कि मैं हिंदुस्तान में हूं। आपकी भाषा, वहां के रहन सहन, और यही नहीं, आप इतना डेमोग्राफी चेंज हुआ है कि आप गांव के अंदर में जाएंगे तो आप देखिएगा कि एक तरफ कुछ घरों में हिंदू बच गए हैं। तो ये चेंजेस कहां से आया? ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ा, हो सकता है उनका ज्यादा बढ़ा हो, हमारा कम बढ़ा हो, लेकिन पॉपुलेशन इतना नहीं। और नाम कैसे कटा? क्यों कारण था? देखिए, जैसे 100 की पॉपुलेशन है हमारा पे, तो 100 में हमारा मानना होता है कि माने जो इलेक्शन कमीशन जो गणित लगाता है कि 60% लोग वोटर हैं इसमें से, यानी 40% या तो कम उम्र वाले हैं, ये हैं, और जनगणना में उनका 100 आया है तो 60%। यहां कितने लोग चले गए थे? 72%। पोल जो होता, पिछली बार पोल जो हुआ, यदि वहां पे 900 वोटर हैं तो पोल में वहां 900 कुछ वोटर आ गए। तो ये बढ़ोतरी कहां से हो गई? तो इन सब लोगों के, इस सब चीजों को देखकर वो घटाना जरूरी, माने एसआईआर करना जरूरी था। और जिन एरिया में ज्यादा वोट कटे हैं, जैसे मुर्शिदाबाद में करीब करीब 5.5 लाख कटे हैं, मालदा में 4.5 लाख कटे हुए हैं, ये वो एरिया है जहां पे इनका पॉपुलेशन ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि सारा उन्हीं का है, लेकिन कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे बंगाली फैमिली हैं जो बंगाल को छोड़ चुके हैं, क्योंकि वहां पे कम्युनिस्ट के समय से ही कहिए कि कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं बैठ पा रहा, एम्प्लॉयमेंट का बहुत ज्यादा उसमें योगदान नहीं रह गया है, आईटी सेक्टर पढ़ के और वहां पे कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो लोगों ने क्या किया कि अलग अलग शहरों में चले गए और उनका वहां पे वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटा, तो उनके भी नाम गए हैं। लेकिन यहाँ पे एसआईआर की ही मतलब मायने नहीं रख रहा है। यहां सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कितना शांतिपूर्वक मतदान। देखिए, बिहार एक ने उदाहरण पेश किया कि बिहार में एक भी बूथ पर रिपोल नहीं हुआ है, बिल्कुल सही। किसी प्रकार की हिंसा की खबर नहीं आई। और रिजल्ट क्या आया? आप देखेंगे कि बीजेपी की तरफ एक तरफा रिजल्ट गया, यानी रीजनल पार्टी वहां से आउट हो गई। रीजनल पार्टियों का ये सबसे बड़ा क्या है कि वो बोगस वोट और हिंसा, और तीसरा जातीय समीकरण, ये तीन बनाकर वो अपनी राजनीति को आगे लेकर चलते हैं। और बंगाल में इस चीज पे यदि रोक लगता है, यदि सिर्फ हिंसा रोकते हैं, तो मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां आने से कोई रोक नहीं पाएगा। और ये सिचुएशन वहां की जनता में पैदा करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि आप वोट निर्भीक होकर देकर आइए, सुरक्षा देना मेरा काम है। तो आपने जैसे कहा कोलकाता और ग्रेटर कोलकाता, यहाँ पर जो मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग निकलते ही नहीं, कि उनको लगता है कि राजनीतिक झंझट में क्यों पड़ना, क्यों किसी के खिलाफ हो जाना। और फिर उनको ये भी लगता है कि अगर चुनाव में कोई जीत गया और वहां पर बिल्कुल मैन टू मैन मार्किंग लगाई जाती है कि कौन किसको वोट डालने जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस इस काम में एक्सपर्ट है, और पिछली बार भी हमने देखा था कितनी चुनावी हिंसा हुई थी। पड़ोस के राज्यों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जाना पड़ा था, ये भी हमने देखा था। तो इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी उस मामले को लेकर सतर्क है? क्या केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को लेकर सतर्क है? क्योंकि ममता तो कह रही है ना कि अयोध्या से फोर्स आएगी आपको मारेगी, वो ये भी कह रही है कि पैरामिलिट्री फोर्स आएगी तो आने के बाद, चुनाव के बाद चली जाएगी, फिर आपको समझ लो कि आपको हमारे ही साथ रहना है। ये तमाम चीजें भी चुनाव के अंदर आ रही हैं। इसका क्या इम्पैक्ट है? ममता की धमकियों का क्या इम्पैक्ट है? देखिए दीपक जी, जब तक वो धमकी नहीं देंगी भारतीय जनता पार्टी का जो भी वोटर है वो रुकेगा नहीं। डर डर तो उनके अंदर बनाना ही है ना। दूसरे, जो टीएमसी के कार्यकर्ता है, जो वो न डरे ये सेंट्रल फोर्सेस से कि इनसे हमको नुकसान होगा, तो उसको और एग्रेसिव कर रही है कि भैया तुम जिस तरीके से हो, तुम जाओ, तुम्हारे पीछे मैं खड़ी हूं।
भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से सबक लेकर, पिछली बार होता क्या था दीपक जी, कि जब भी वहां कोई घटनाएं होती थी या हिंसा होता था, तो जो केंद्र से गए हुए थे बीजेपी के बड़े बड़े नेता, वो निकलते थे, बड़े स्टेटमेंट देते थे और फिर अपने आकर होटलों में रुक जाते थे। इस पर पूरी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकल जो लीडरशिप है उसके अंदर में इलेक्शन कर दिया है। भूपेंद्र यादव भी वहां पे है, सुरेश बंसल भी हैं। आपने कहीं स्टेटमेंट नहीं देखे होंगे, कहीं उनकी भूमिका नहीं देख रहे होंगे, कहाँ जा रहे हैं कोई नहीं है। पहले कैलाश भी विजयवर्गीय थे, देखते होंगे कि हमेशा जुलूस लेकर रोड पे निकले होते थे, तो भय को दुगना करते थे। इस बार किया क्या गया है कि भय को कम करो, क्योंकि भय जितना कम होगा उतना ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, और जितना भय बढ़ेगा उससे टीएमसी को फायदा होगा। तो भय कम करने की कोशिश की गई है। दूसरा एक चीज और किया गया है, वहां पे जाकर हर सोसाइटी में, या जो हाँ हिंदू पॉपुलेशन वोटर है, उनको बताया जा रहा है कि आपको बूथ तक आने तक कोई नहीं रोक सकता। और इस बार वोटर सबसे समझदारी पूर्वक काम कर रहा है, कि जैसे पिछली बार वो एग्रेसिव होकर बोलता था कि इस बार ममता जी चली जाएंगी, ये करेंगी, वो करी जाएंगी, तो और उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो गई थी कि ये वोटर किसके हैं। तो वैसे स्थिति में क्या हुआ कि उनको टारगेट कर लिया गया कि भाई आप इस तरह से मत कीजिए, आपको वोट देने नहीं जाना है। तो उनके सोसाइटी और बूथ के बीच में उन लोगों ने चेयर लगा के बैठ गए, और जब आप निकल रहे हैं तो बताया गया कि भाई आपका वोट डाल दिया गया, आप अपने घरों को चले जाए। जिन लोगों ने नहीं माना, गए वोट देने के लिए, उनके साथ हिंसा की गई। इस बार सारे मतदाता साइलेंट है। आप जाइएगा वहां पे, एज रिपोर्टर भी जाइएगा, लोगों से बात कीजिएगा, तो इशारों में ज्यादा बात हो रही है, कोई खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस बार पार्टियां अपनी अलग तैयारी करके रखी है, और वोटर जो है वो अलग तरह से तैयारी करके रखा है कि हम इस किस बार पोल कैसे करना है। तो मतलब अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालूं पूरी इस बातचीत का, तो एसआईआर एक बहुत बड़ा रोल अदा करने जा रहा है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस जीते, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जीते। लेकिन आपका यह आकलन कहता है कि जिस तरह से एसआईआर हुई है, उससे टीएमसी के नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो। हमेशा दीपक जी ये इतिहास रहा है, सिंगल ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ है कि जब भी एसआईआर लागू किया गया। आप बिहार का देख लीजिए, जब लागू किया गया, वहां पे एसआईआर किया गया किशनगंज एरिया, वहां पे हमेशा मुस्लिम, साबुद्दीन का आपने देखा होगा, वो एक आतंक हुआ करता था कि घर में बैठकर एसआईआर, जब राव थे आपके इलेक्शन कमिश्नर थे, केजे राव। कमिश्नर, हाँ गया, जाकर उन्होंने एसआईआर बिहार में करा। क्या हुआ, बिहार में तो पूरी सत्ता चली गई थी आरजेडी की। इस बार एसआईआर हुआ तो क्या हुआ, आरजेडी का सबसे खराब परफॉर्मेंस इस बार हो गया। तो ये एसआईआर जब भी होता है उससे रीजनल पार्टियों को ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि रीजनल पार्टियां मुद्दों आधारित डेवलपमेंट पे कभी इलेक्शन नहीं चाहती हैं। उनको यही लगता है कि हम जाति आधारित पोल करवाएं, भाषा आधारित कराएं, क्षेत्रवादी कराएं। तो इस तरह के पोल जब भी होते हैं तो उसका एक अलग इंपैक्ट पड़ता है, और उस इंपैक्ट में ये अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब ये वोटर या इस तरह के नाम कट जाते हैं, तो इसके बाद होता क्या है, उसके बाद यही होता है कि जो जेन्युइन वोटर होते हैं बूथ तक आते हैं, अपना पोल करते हैं, निर्भीक होकर करते हैं, और ये करते हैं। और बंगाल में डर सोचिए कितना है, हिम्मत कितना है टीएमसी के, जुडिशियल अधिकारी को बंद कर लिया जा रहा है, जबकि पता है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, इतने सेंट्रल फोर्सेज आ रहे हैं, आए हुए हैं। लेकिन दीपक जी सोच लीजिए कि 5 घंटे 9 घंटे तक यदि किसी जुडिशियल अधिकारी को आप बंधक बना लें, और कल देखिए कोर्ट में क्या था, जज को कहना पड़ा कि आप अपना प्रोफाइल नीचे कीजिए, चीफ जस्टिस और डीजीपी को बुलाकर उन्होंने बात किया। तो किस तरीके से एक आम वोटर के ऊपर प्रशासन के द्वारा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, ये साफ नजर आ रहा था कल कोर्ट के आप पूरी प्रक्रिया को देखे होंगे तो। मैंने पढ़ा तो था उसके दीपक बारे जी, में पूरा। जी, तो ये सोचिए दीपक जी कि भय के रूप में टीएमसी चुनाव लड़ना चाहती है, और ये इलेक्शन कमीशन को, सेंट्रल फोर्सेस को और सुप्रीम कोर्ट को निर्धारित करना पड़ेगा कि बंगाल में आम जनता खुलकर वोट करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, आपने इतने विस्तार से बात की। तो मनोज भाई से जो बातचीत हुई है, ग्राउंड पे वो गए हैं, कई सारे अपना ट्रैकर उन्होंने चला रखा है,
ट्रैकर चलाने के साथ साथ उन्होंने ओपिनियन पोल भी निकाला है। जिस दिन पोल अनाउंस हुए उस दिन भी उन्होंने बात की थी, लेकिन उस दिन से लेकर अब दिन तक फर्क यह है कि तृणमूल कांग्रेस की जो लीड है वो घटी है, भारतीय जनता पार्टी उसके और नजदीक आई है। और एसआईआर के इस फाइनल आंकड़े आ जाने के बाद अब सबकी नजरें इस बार पे लगी हुई है कि क्या बंगाल में जो चुनाव में डर का माहौल होता है, जो चुनाव पूर्व और चुनाव पश्चात राजनीतिक हिंसा होती है, उस पर कितना अंकुश लग पाएगा और क्या बिना भय के लोग वोट डाल पाएंगे, क्योंकि ये भी वहां पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मनोज भाई को शुक्रिया बोलता हूं, उनके साथ लगातार हम बने रहेंगे। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे बताइएगा, इसको शेयर करिए, लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और चुनाव की और राजनीतिक दलों में हो रही हलचल की लगातार जानकारी लेते रहिए।